पैसे का मनोविज्ञान हिंदी सारांश पीडीएफ डाउनलोड के साथ। वे लोग जो धन संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं। वे लोग जो जल्द से जल्द पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। वे लोग जो हासिल करना चाहते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल के बारे में। दोस्तों, ये किताब मॉर्गन हाउसल जी ने लिखी है और मॉर्गन हाउसल जी एक अन्वेषक और लेखक हैं। मॉर्गन हाउसल जी एक जांच अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किशोर लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी। दोस्तों, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई लेख लिखे हैं और आज 3 किताबों के लेखक भी हैं। तो आइए उनके अनुभव और उनकी लिखी हुई किताब धन प्रॉपर्टी के विचारों की कंप्लीट हिंदी बुक सामरी को पढ़ते हैं। धन का मनोविज्ञान सारांश, हिंदी में धन संपत्ति का मनोविज्ञान। दोस्तों, कई बार हम ये कहते रहते हैं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसा होने के बावजूद हमेशा एक मिडिल लाइफ जीत जाते हैं, और कैसे कुछ लोग कम कमाई के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मिलियनियर बन जाते हैं। आप चाहत माने पैसे या ना माने, इस आप वक्त को लेकर जो आप डिस्कशन ले रहेंगे, वो कुछ सालों बाद आपके समाजवादी स्टेटस पर असर डालेंगे। इसलिए दोस्तों, क्यों ना आज ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के माध्यम से धन संपत्ति के मनोविज्ञान के बारे में समझा जाए। ये पर्सनल फाइनेंस कंपनी को मैमन बिहेवियर की स्थिर से मिलती है और ये कई चीजें एक फ्रेश नजरिया पर उपलब्ध है। जैसा कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब पर फोकस करता है, ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाए या पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। मॉर्गन हाउसल जी लोगों और डॉक्टरों के बीच के आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, इस किताब का हर एक अध्याय एक इंसान के डॉक्टर के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड का विवरण है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स के अच्छे नतीजे निकलते हैं, जब अन्य बिहेवियर्स असफल होते हैं। इस किताब में पैसे से रिलेटेड बहुत से पाठों के बारे में बताया गया है। कुछ सबक हमारे निश्चित व्यवहार के प्रति सतर्कता तोड़ते हैं और कुछ सबक हमें आदत के खिलाफ अनुमति देते हैं। दोस्तों, इस किताब के सभी अध्यायों की खूबसूरती यह है कि कोई भी व्यक्ति इसकी तलाश कर सकता है। ये पाठ केवल अधिकतम आय वाले लोगों या बहुत बड़ी एजुकेंसी डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक आपका डॉक्टर और एटीट्यूड टूल्स के साथ काम करता है। पृथ्वी पर दिखाया गया सबसे महानतम। दोस्तों, जब लेखक मॉर्गन हाउसल जी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब पैसे के लिए नौकरी कर रहे थे। जहां पर वो काम करते थे, वो लॉस एंजेलिस का एक होटल और महंगा होटल था। एक बार वह एक गेस्ट आया, जो बार बार वह पर आया था। वो बॉय एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ प्रमुख कंपोनेंट डिजाइन के लिए नंबर 1 खरीदा था। उस युवा मिलियनेयर ने कई सारी टेक कंपनियों को बंद कर दिया और बाद में उसे बेच दिया। वो बॉय काफी सफल भी था, लेकिन वो के मामले में काफी अनलकी था। वो लड़का झा भी गया था, वो अपने साथ नोटों की गद्दी थी और जिसके साथ भी बात करता था, उसे वो ये पैसे बेचता था। वो लड़का शराब पीकर बड़ी बड़ी दूंगा मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट्स पास वाली दुकान पर जाने का नंबर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दिग्गजों ने दिए $1000 के सोने के सिक्के। उस युवा लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने वो सारे सोने के सिक्के पास वाले समुद्र में फेंक दिए और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सबने मिलकर उन सोने के सिक्के को समुद्र में ऐसे खोदे गए स्थान, जैसे कोई तालाब में पत्थर के टुकड़े मिले हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद वो यंग मिलेनियर एक होटल में एक झील से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने कहा कि उसकी माला की कीमत $500 है, तो इस युवा लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे उधार लेकर उस होटल के मैनेजर से कहा कि ये रहे $5000, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। शायद आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि ये एक और कहानी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच है। इस किताब में आप ऐसी ही सच्ची कहानियां पढ़ेंगे। लेकिन इस कहानी के अंत में इस युवा मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही प्राचीन में जो कुछ भी कमाया था, वो सब कुछ उड़ गया। उसका सारा पैसा खत्म हो गया और उसका यार दोस्त भी उसे छोड़कर चला गया। दोस्तों, देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। झील एक और कहानी को बोलती है। रोनाल्ड रीड एक दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला मजबूत हुआ था।
वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जो हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। और उससे भी मजेदार बात ये कि वो रोज स्कूल पहुंच के लिए लोगों से टेकर लेकर स्कूल का निरीक्षण था। रोनाल्ड एक साधारण जीवन जी रहे थे। 25 साल तक उन्होंने गड़िया में एक गैस स्टेशन की मरम्मत का काम किया। उन्होंने 20 सालों में फ्लो की सफाई का काम किया। इसके बाद 38 साल की उम्र में उन्होंने 2 ग्राहकों का घर खरीदा। उन्होंने अपने घर में $12,000 की खरीदारी की और अपनी पूरी जिंदगी एक ही घर में ही गुजारी। रोनाल्ड रीड की शादी तो बहुत हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी पत्नी चल बसी। उनके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की हॉबी लॉक पेंटिंग थी। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन द्वारा निर्मित वो दिन की मृत्यु हो गई। ये 2014 की बात है। वो 92वें साल के थे और उनके करीब $8 मिलियन थे। उन्होंने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़ी लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप रोनाल्ड रीड पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक कर्मचारी, गैस स्टेशन अटेंडेंट, जांचकर्ता, समाज सेवक और मिलिया था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई भी लॉटरी नहीं निकाली थी और नहीं उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स और फ्रेंचाइजी फंडों की जांच कर रहे थे। बस इतनी सी बात थी। वो एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक्स और फ्रेंच फंड में निवेश करता था। यहां तक कि उसने कभी आउट होने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी सेविंग्स को सालों साल तक कंपनी में तब्दील कर लिया था। और उनकी मौत तक उनके करीब $8 मिलियन की रकम जमा हो गई थी। दोस्तों, आप कंपनी के केन स्विफ्ट के बारे में क्या जानते हैं? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसकी पहली मैं एक और रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूं। कहानी नंबर 3। अब नजर आ रही है उस शख्स की ओर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उनका नाम रिचर्ड फ्यूज था जो एग्जीक्यूट थे और उन्होंने हार्वर्ड से अधिग्रहण किया था। और वो 40 की उम्र में पूंजीवादी हो गई थी। उनकी अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल था। शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था, 2 बड़े रोलर, 2 गराज और 11 अवशेष थे। इस होटल के मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 प्रति माह था। इसमें टेनेंट्स में रिचर्ड ने काफी बड़ा कर्ज लिया था। लेकिन फिर उनकी किस्मत ने करवट बदली। इसकी 2008 में नरसंहार क्रोकेश आया और रिचर्ड नाइट फूड टैक्स पे आ गए। दोस्तों, इन दोस्तों यंग मिलेनियर्स ये की रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी की कहानी से हमें क्या सीखें? नोबेल सक्सेस में कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड जी जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हबल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान निर्माता, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड मामूली इंसान के रूप में भी काफी शानदार उपलब्धि हासिल कर सकता है। नवोत्थान सक्सेस एक मुलायम रेस्तरां है जिसे कोई भी सिखा सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपके कॉलेज से सबसे ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनेंस की फील्ड पैसे का सैद्धांतिक अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि यह भी हो या जैसा भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और स्वस्थ रहने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई अमीर नहीं होता। कोई भी पागल नहीं है। दोस्तों, हम में से हर नो लाइफ के एक छोटे से पार्ट को ही अनुभव कर पाता है। इस अनुभव के आधार पर ही हम ये छुपे हुए हैं। हमें पता है कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। लेकिन असल बात तो यह है कि लाइफ में हम जो भी अनुभव करते हैं वो हमारे सर्कमस्टेंसेस और हमारी कंडीशनिंग और अन्य कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो रिस्क और इनाम को लेकर उसकी सोच उस इंसान से अलग हो गया है जो अमीरी में पला बड़ा हुआ है। सन 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च ने पिछले 50 साल का डेटा लेकर ये देखने के लिए ये अध्ययन किया कि लोग किस बेस पर रिस्क लेते हैं। उन्होंने पाया कि किसी भी व्यक्ति की जोखिम उठाने की क्षमता उसकी व्यक्तिगत संकट पर निर्भर करती है, न कि उसकी शिक्षा और सामग्री पर। हर इंसान का लोकतंत्र डिसीजन अलग अलग होता है, जो पूरी तरह से सर्कमस्टेंसेस और अनुभव पर डिपेंड करता है। लोग पैसे लेकर कोई भी निर्णय अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के आधार पर ही लेते हैं। भाग्य और जोखिम। दोस्तों, लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है।
और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी देता है। उदाहरण के तौर पर 1968 में अमेरिका का एक लेकसाइड स्कूल दुनिया के कुछ चुनिंदा स्कूल्स में से एक था, जहां पर $3000 का कंप्यूटर था। उस साल दुनिया भर में 33 करोड़ बच्चे नागालैंड में पढ़ रहे थे, जिनसे सिर्फ 300 बच्चे लेकसाइड स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो आज शायद वायरस भी नहीं होता। बिल गेट्स के साथ लेकसाइड स्कूल में कैंट्स के इवान नाम का एक लड़का था, जो बिल गेट्स का काफी अच्छा दोस्त था और बिल गेट्स की तरह बहुत ही अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर भी थे, जो फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से वश की एक क्रांति में मृत्यु हो गई। ये बैड लक का एक उदाहरण है, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे किसी बच्चे का माउंट एवरेस्ट के दौरान मारे जाने की पॉसिबिलिटी लाखों में से एक थी। इसी तरह आपका कोई भी जांच पड़ताल फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से आप नहीं बल्कि आपकी किस्मत खराब हो सकती है। कभी पर्याप्त नहीं। कट वॉनेगट और जोसेफ हिलर के दो ही अमेरिकी लेखक थे। एक बार वो वीडियो किसी बड़ी पार्टी में गए थे। उन्होंने जोसेफ जी से कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है, वो एक फैन मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है। जोसेफ का अपना जग प्रसिद्ध उपन्यास से भी आज तक कोई काम नहीं मिला। ये सुनकर जोसेफ जी ने कहा कि हाँ, ये सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। और वो है बहुत हो गया, यानी कि बहुत। दोस्तों, इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा बहुत सी तलाश में रहती है और हमारे पास अभी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर अपनी खुद की कंपनी बनाते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। पर्याप्त का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी जिंदगी को मुश्किलों में बदल लें। यहाँ पर दोस्त का मतलब यह है कि आपको ये स्पष्टता होनी चाहिए कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, इसके स्थान पर केवल पैसे के पीछे भागते रहना। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि प्रतिष्ठा, आजादी, परिवार, दोस्त, प्यार और खुशियां आदि चीजें हैं जिन्हें बस सिर्फ पैसे के पीछे लगना मूर्खता है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग दोस्तों, आसान भाषा में कंपनी कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं, फिर भी आपकी जो कमाई होती है उस पर कोई भी जांच कर सकता है, उससे कंपनी कंपाउंडिंग के साथियों की जांच कर सकता है। इसमें आप एक उद्यमी के साथ उसकी रुचि पर भी विचार कर सकते हैं। दोस्तों, जब ये किताब लिखी गई तब वॉरेन बफे जी की कुल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी और उनके 65वें जन्म दिवस के बाद फ्लोपी से 81.5 बिलियन डॉलर रकम आए थे। वॉरेन बफे जी ने 10 साल की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। अगर वे 30 साल की उम्र के बाद जांच करना शुरू करते हैं तो वे वापस नहीं आएंगे और उनकी कुल नेटवर्थ 84.5 डॉलर की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर है, क्योंकि कंपनी के लिए पैसों की नहीं बल्कि समय की जरूरत है। वॉरेन बफेट इतने सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे जांचकर्ता थे, वे उतने ही सफल और योग्य थे क्योंकि वे लंबे समय तक बहुत अच्छे जांचकर्ता बने रहे। धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। अमीर बने रहने के लिए छोटा सपना पागल और महंगा होना जरूरी है। जैसे लिवरमोर अमेरिका के एक व्यापारी थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के समय पूरी दुनिया के जांचकर्ताओं के पैसे डूब रहे थे। तब ऐसे कठिन समय में मोर ने $3 से भी ज्यादा कमाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं बनाया और इसके बाद भी वे कठिन से कठिन दाव पर लगाए गए और 4 साल के बाद बदकिस्मती से उन्होंने अपनी पूरी तरह से गंवा दी और खुद अपनी जान ले ली। दोस्तों, शुरुआत मोर की तरह बहुत लोग ज्यादा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन इन पैसों को सुरक्षित नहीं रख पाते। यात्री के लिए जोखिम निवारण और ऑप्टिमिस्टिक जीवन और उसके ऊपर बिलीव करना आवश्यक है। अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचकर निकलना और इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि आपकी सफलता में सफलता की भी अहम भूमिका है। यहाँ इतने राक्षस का मतलब यह नहीं है कि कन्नेगलों की तरह रहे, बल्कि का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपना पैसा खर्च न करें और दिखावे में न पड़े। टेल्स यू विन। आपके रिटर्न्स पर लार्गे टर्म निरीक्षण का बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव है कि लंबे समय तक ये सबसे अच्छा टेरा डेंजरस के लिए कौन सा कथन है। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता है और एक अच्छा शोधकर्ता बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने का एहसास होता है। यानी कि दोस्तों, असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है।
उदाहरण प्रस्तुत करें कहा जाए तो वॉल्ट डिज्नी के आपातकाली दिन काफी मुश्किल थे और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज्यादा फिल्में बनाई, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा सफल नहीं रही। और इसके कारण वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकक्रप्ट बन गया। लेकिन जब वॉल्ट डिज्नी जी ने स्नो वाइट एंड सेवन डोर्स रिलीज की तो ये सब कुछ बदल गया। स्नो वाइट एंड सेवन डोर्स की वजह से वॉल्ट डिज्नी जी ने सिर्फ 6 महीने में $8 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की, जिसकी कंपनी की अब तक कुल संपत्ति से ज्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमेशा सही रहें जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बार बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। आजादी। दोस्तों, वेल्थ की सबसे अच्छी फॉर्म वो है चित्रा आप जो चाहते हैं वो कर सके। एंगस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये देखने के लिए पूछा कि कौन सी चीज कौन सी है, किन लोगों को असली खुशी मिलती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया और कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीज चाहता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुशहाल जीवन के लिए आपको अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल के साथ अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टीज जॉब से भी अवगत कराना है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आपका मन ऐसे माहौल में काम करना पसंद करता है जिस पर आपका नियंत्रण हो, तब भी आप इस काम से नफरत करने लगेंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने अपने पूरे जीवन में हजारों बुजुर्गों का इंटरव्यू लिया और आपसे पूछा कि इनमें से कौन से महत्वपूर्ण सबक सीखे। उनमें से सभी ने फर्म वर्कशॉप में काम किया और ज्यादा नौकरी पर ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने अच्छे दोस्त बनाए और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। कार विरोधाभास में आदमी। जब आप किसी को अच्छे से कार पसंद करते हैं तो आपके दिमाग में यह बात आती है कि इस गाड़ी का वाव कितना अच्छा है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश ये गाड़ी मेरे पास होती है तो लोग मुझे कुल कितने गुण मिलते हैं। यह मुश्किल है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और शानदार चीजें हैं तो लोग आपकी सराहना करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को देखेंगे तो आप खुद पर की अहमियत नहीं रखेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि दूसरे लोग आपको अपने अमीरों के आधार पर पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपके अमीरों को एक बेंचमार्क ने खुद को ये दिखाते हुए कहा है कि वो भी आपके जैसे अमीर होते हैं, तो लोग भी अपने अमीरों को पसंद करते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, स्टूडियो और काइंडनेस और एम्पैथी यह ऐसी चीज है जो वेल्थ के लोगों की नजरों में आपको सबसे ज्यादा पसंद और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जगह है। धन वह है जो आप नहीं देखते। ज्यादातर लोग जो धोखेबाज और प्रेमी कार वाले होते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज्यादातर अपना पैसा अपनी राइफल गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक स्पोर्ट्स कार की कहानी ये है कि ऐसे लोगों का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। हम इंसान अक्सर बाहरी गुप्तचरों के आधार पर धीरे धीरे लोगों को परेशान करते हैं, जैसे कोई कौन सी गाड़ी चलाता है और कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में वास्तविक धन अदृश्य या अनकेबल होता है। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी में नहीं बदला जाता है। अमीर होना सिर्फ आपकी करेंसी इनकम को शामिल करना है, वही अमीर होना का मतलब है आपकी कर्ज, सेविंग्स और जांच सामग्री है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपना पैसा खर्च कर सकें। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप अमीर हैं। अमीर दिखने की चाहत के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है, ऐसे अमीर मॉडलों को आकर्षक बनाना काफी आसान है और वे आसानी से दिख भी जाते हैं। वे पर एक वेल्दी रोल मॉडल का डिजाइन काफी मुश्किल है क्योंकि वेल्थ हमेशा विद्यार्थी रहता है। पैसे बचाएं। आपके खर्च करने के बाद बैचलर ड्रग्स को जमा करना ही वेल्थ बिजनेस है। वेल्थ को कॉल करने के लिए आपको अधिक आय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उच्च सेवा की आवश्यकता है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके ट्रस्टी और इच्छा पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपके दांतों को सबसे आसान तरीके से कैसे जाना जाए तो आप नीचे दिए गए लेख को जरूर पढ़ें। दोस्तों, आपकी सेविंग्स आपकी कमाई और आपके अहंकार के बीच का अंतर है। आपकी सेविंग्स इंश्योरेंस का सबसे अच्छा तरीका आपकी इनकम को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आपके अकाउंट को एक्सेस करना है।
अगर आप अपनी स्नातक को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी छुट्टी को तब तक कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको किसी भी कारण से पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करने से आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपके पास की हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कंपनी का असाधारण लाभ देती है, जिसका मतलब है आप किसी भी अच्छी नौकरी का पशु चिकित्सक कर सकते हैं या कोई भी नए होटल्स को सीखने के लिए समय निकाला जा सकता है। उचित तर्कसंगत। आप एक रोबोट नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह से रैशनल खरीद कर अपनी नेटिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको रीजनल से ज्यादा रीजनल होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और यह बहुत अधिक यथार्थवादी है और लॉन्ग टर्म में आपके समृद्ध बनने के अवसरों को भी पुनः प्राप्त किया जाता है। हमारे अन्य लेख। धन मनोविज्ञान सारांश का हिंदी में निष्कर्ष। दोस्तों, आज आपने थे साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी लेख से पाठ की उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हो तो मेमोरिटी को फॉलो करें और जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कैंपेशन को फॉलो करें। एक हबल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान निर्माता, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जी मामूली इंसान के रूप में भी काफी शानदार उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड के लिए दवा की नहीं बल्कि समय की जरूरत है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमेशा सही रहें जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बार बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। कम अहंकार का मतलब है अधिक धन और बचत करना। एक तरह से आपकी कमाई और आपके अहंकार के बीच एक अंतर है। अपने पैसे को इस तरह से समझें कि आपकी रात को बिना किसी फिक्र के आराम से इतना उपयोगी हो। यदि आप एक अच्छा जांचकर्ता बनना चाहते हैं तो अपनी जांच के समय को बढ़ाएं, क्योंकि समय ही निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, इसलिए पैसे जरूर बचाएं, क्योंकि ये आपको भविष्य में आजादी देता है।